कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। चलिए तो आज हम लोग फिर से ऑसिलेशंस का ही दूसरा लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑसिलेशंस चैप्टर ही अभी चल रहा है और आज ऑसिलेशंस का दूसरा लेक्चर है। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ के जरिए भी समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, भाया ग्राफिकली भी देखते हैं और कुछ इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे कुछ एक्सप्रेशन दिया रहता है और उसको ये चेकआउट करना रहता है कि क्या ये हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो हमने सिर्फ ऑसिलेशंस के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही देखा था। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही टेक्निकल लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हार्मोनिक मोशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हमें पीरियोडिक समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। कोई भी मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, दैट मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। वहीं पे हार्मोनिक के बारे में हमने क्या देखा था, सेम चीज है, जो पीरियोडिक है वही हार्मोनिक है, लेकिन नॉन हार्मोनिक में क्या अंतर होता है। तो हार्मोनिक मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो टाइम पीरियड है वो तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, मतलब एक जो इंटरवल होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि हर मोशन को, हर एक पीरियोडिक को हम लोग हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, फिर दोनों में फर्क है। यानी कि कोई भी मोशन अगर वो सिंगल साइन और कोसाइन के फॉर्म में जब तक रिप्रेजेंट नहीं होगा, टिल दे आर नॉट कंसीडर्ड एज द हार्मोनिक मोशन। मान लेते हैं कोई मोशन पीरियोडिक है लेकिन उसको हम साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो कभी भी फिर हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। यानी कि जो भी हार्मोनिक मोशन होगा वो 100% साइन और कोसाइन के फॉर्म में इंडिविजुअली क्या होगा, रिप्रेजेंट, या तो वो पूरा का पूरा साइन के फॉर्मेट में हो या फिर पूरा का पूरा कॉस के फॉर्मेट में हो। यानी कि इंडिविजुअली जब तक वो साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं होगा, टिल दे आर नॉट कंसीडर्ड एज द हार्मोनिक फंक्शन। अब वहीं पे नॉन हार्मोनिक फंक्शन, तो नॉन हार्मोनिक भी हमारा पीरियोडिक है लेकिन वो साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो जो भी साइन और कोसाइन, जो भी पीरियोडिक मोशन साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं होगा तो 100% वो क्या होगा, नॉन हार्मोनिक मोशन होगा। और जो भी पीरियोडिक मोशन साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में होगा वो 100% क्या होगा, हार्मोनिक होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए तो हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिख दिया हूँ हार्मोनिक फंक्शन और एक साइड में हमारे पास क्या है, नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए, चाहे हार्मोनिक हो या फिर नॉन हार्मोनिक हो, दोनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन, जिसको कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया है और अभी जो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ भी बताया था। कोई भी फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल है हार्मोनिक फंक्शन, जैसा कि आप इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि द पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि ये क्लियर है कि जितने भी हार्मोनिक फंक्शन होगा वो मस्ट भी क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि द पीरियोडिक फंक्शंस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन और कोसाइन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में दीजिएगा। यानी कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जब तक हम उसको कि साइन और कोसाइन कर्व के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टिल दे आर नॉट कंसीडर्ड एज हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक मोशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि अगर कोई भी मोशन हार्मोनिक है तो 100% जो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा उसको हम कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आइदर हम साइन कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कोसाइन कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। then only that is considered as a harmonic function, otherwise it is not considered as harmonic function। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, is considered as harmonic function। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन, let f of t is equal to sin omega t, मान लेते हैं sin omega t को हमने एक फंक्शन माना with respect to t। तो ओमेगा का जैसा कि वैल्यू आप लोग जानते हैं 2π/t होता है, तो हमने f of t is equal to sin omega t, इंस्टीड ऑफ ओमेगा वी कैन पुट इट आउट 2π/t। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, जो हमारा f of t फंक्शन है वो sin 2πt अपॉन इंटू टी, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो इसका मैंने ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो आप ये ग्राफ देखिए, हमारे पास बेसिकली साइन का ग्राफ होता है, f of t 0 है और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे आया, ये इंटरवल हमारे पास t/2 चला गया, हाफ साइकिल है, फिर ये हाफ साइकिल, तो 1 हाफ साइकिल अनदर 1 हाफ साइकिल, दोनों मिलकर के कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका टाइम इंटरवल मेरे पास कितना आ गया, t। फर्दर इट शुड बी गो कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो t
में यहाँ पे जो हमारे पास ये आ गया टी, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया t/2, सॉरी ये तो एम्पलीट्यूड ही हो गया ना, ये साइकिल हमारे पास क्या आ गया t/2, तो t प्लस t/2 को हमने जोड़ा तो 3t/2 आ गया। फर्दर यहां से t/2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2t, लाइक दैट वन इट शुड बी गो कंटिन्यू। तो ये ऑलरेडी जो ग्राफ दिख रहा है ये हमारे पास किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये कहीं ना कहीं हार्मोनिक फंक्शन को क्या कर रहा है, हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे अगर हम दूसरा कोई भी फंक्शन एंड g ऑफ t इज इक्वल टू cos ओमेगा टी, फिर वही चीज ओमेगा की जगह 2π/t को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो cos 2π/t इंटू टी। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो cos का ग्राफ ऑटोमेटिकली देखते हैं 0 है, और ये कहां से स्टार्ट होता है, हाफ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, cos का ग्राफ है। तो यानी कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन अगर इंडिविजुअली हम उसको साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में, साइन और कोसाइन के कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन ओनली दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शन, अदरवाइज दैट इज नॉट कॉन्सिडर। अब जैसे यहीं पे हम नॉन हार्मोनिक देखा जाए तो नॉन हार्मोनिक मोशन में क्या है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और कोसाइन। मतलब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो भी हार्मोनिक फंक्शन होगा वो तो 100% पीरियोडिक होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितने भी हार्मोनिक फंक्शन होगा दे मस्ट बी पीरियोडिक फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हार्मोनिक हो। तो पीरियोडिक मे और मे नॉट बी हार्मोनिक, बट हार्मोनिक मस्ट बी बिहेव लाइक पीरियोडिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नॉन हार्मोनिक मोशन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन जिसको कि हम लोग इंडिविजुअली साइन और कोसाइन कर्व के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, देन ओनली दैट इज कॉल्ड एज नॉन हार्मोनिक मोशन। यानी कि कोई भी नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन को अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, दैट मीन्स when we want to construct a non harmonic periodic function, तो कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन को जब आप एक साथ, यानी कि एनी नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 और मोर हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि अगर हमें नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन को बनाना है तो उसके लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जैसा कि आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, नीचे के ग्राफ में देखिए 0t। अब आप यहां से गौर कीजिए, t और 2t के बीच में इंटरवल का डिफरेंस कितना है, t। 2t और 3t के बीच में इंटरवल का डिफरेंस कितना है, t। यहां पे भी देखिए आप t टाइम इंटरवल डिफरेंस आ रहा है, 2t और 3t के बीच में भी t टाइम का इंटरवल आ रहा है, 3t 4t के बीच में भी t का इंटरवल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास पीरियोडिक तो है, लेकिन क्या ये साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में है, नहीं है। तो नीचे का भी ग्राफ आप देख सकते हैं, कहीं भी ये साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं है। नीचे का भी ग्राफ देख सकते हैं, ये भी साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं है। तो ये जो ग्राफ है ये अगर इंडिविजुअली साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं है तो ये पीरियोडिक है, लेकिन ये हार्मोनिक नहीं है क्योंकि ये साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में नहीं है। दैट्स व्हाई ये क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, नॉन हार्मोनिक फंक्शन का ग्राफ है। चलिए, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक का क्या कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, उसी को हम एक न्यूमेरिकल के जरिए समझने का कोशिश करते हैं कि हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और अभी जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके पेपर में इस प्रोफाइल का आता ही आता है। तो आई होप इस क्वेश्चन के जरिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन, राइट द पीरियड ऑफ ईच केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन। यानी कि यहाँ पे जो दो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इसको पहले तो चेक करना है कि क्या ये कौन इसमें से हार्मोनिक है, कौन नॉन हार्मोनिक है। और साथ ही साथ अगर ये हार्मोनिक है तो 100%, सॉरी हार्मोनिक हो या नॉन हार्मोनिक हो 100% इसमें पीरियोडिक का तो केस आएगा है। तो अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या है, यानी कि टाइम पीरियड क्या है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक, इसमें से कौन पीरियोडिक है और नॉन हार्मोनिक मोशन है, राइट द पीरियड ऑफ ईच केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आप देखते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो
बेसिकली हम लोग क्या मानेंगे, जैसा कि आप लोग देखते हैं कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, देन ओनली दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। तो एज ए फंक्शन हम इसको फंक्शन मानते हैं। लेट द फंक्शन एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, जो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी दे रखा है, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको हमने एक फंक्शन मान लिया एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो ये हार्मोनिक है या नॉन हार्मोनिक है, इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी फंक्शन है इसको हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इंडिविजुअली साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में, यानी कि साइन और कोसाइन के कर्व में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसको इंडिविजुअली साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करते हैं। अगर वो इंडिविजुअली साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है हार्मोनिक मोशन होगा, अगर नहीं आया तो नॉन हार्मोनिक मोशन होगा। तो लेट अस वी कैन चेक, लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स ऑफ टी इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोशिश करते हैं, साइन ओमेगा टी है, अगर हम इसको इंडिविजुअली साइन कोसाइन के फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो अगर मैं इसको साइन ए मानता हूं तो हमें कोई कॉस बी के टर्म में लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आप ये देखते हैं जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज लिखते हो तो 45 डिग्री पे सारे का वैल्यू क्या होता है, सेम। जैसे साइन और कॉस, तो साइन और कॉस 45 पे क्या होता है, सेम होता है। टेन और कॉट 45 पे सेम होता है, और सेक और कॉसेक भी 45 पे क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉस के बीच में है, तो हम इसको क्या करते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं साइन ओमेगा टी तो हम इसको क्या लिख देते हैं, कॉस पाई बाय 4। तो हमारे पास साइन ए कॉस बी के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी अगर हम बनाना चाहें इंडिविजुअली तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मेट में आना चाहिए। साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमने 45 का फॉर्मेट लिया, प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी कॉस ओमेगा टी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 4। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहां पे जो कॉस पाई बाय 4 है और यहां पे जो साइन पाई बाय 4 है तो दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कितना वैल्यू होता है, सॉरी साइन 45 है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री, 0 1 2, सॉरी 2/4 है ना, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1/√2। क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 1/√2। चलिए, तो यानी कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये टर्म तो होना नहीं चाहिए, हम तो इसी टर्म को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब एक चीज सोचिए कि अगर मैंने ये टर्म लिखा तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। जैसा कि आप जानते हो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने इसका भी वैल्यू 1/√2 आएगा, इसका भी 1/√2 आएगा, तो अगर मैं 1/√2 को एज ए कॉमन निकालता हूं तो 1/√2 तो इस टर्म में है नहीं, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे टर्म को ध्यान से समझिए, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो यहां पे cos पाई बाय 4 है और sin पाई बाय 4 है जिसका की वैल्यू 1/√2 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को मैं सिंपली इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको इंडिविजुअली साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में बनाना चाहा, तो मैंने कोशिश किया इसको साइन ए प्लस बी के आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय 4, तो सिंपली कॉस ए साइन पाई बाय 4 आ गया। तो साइन पाई बाय 4 या कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो अगर इसको मैं 1/√2 को एज ए कॉमन लूंगा तो मैं ऊपर √2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो पूरा टर्म लिखा है, ये सिंपली साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो दिस इंप्लाइज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, √2। अब देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो कहीं ना कहीं ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस π/4। यानी कि हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ऑलरेडी, ये जो एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। यानी कि ये एक्सप्रेशन तो इंडिविजुअली किसके फॉर्मेट में आ गया, साइन के फॉर्मेट में आ गया। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, पीरियड निकालने का कोशिश करते हैं। क्या निकालने का कोशिश करते हैं, पीरियड निकालने का कोशिश करते हैं। लिखेंगे नाउ, अब देखिए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी प्लस, अब देखिए बेसिकली ओमेगा क्या होता है हमारे पास, 2π/t होता है। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूंगा तो 2π क्या हो जाएगा, ओमेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पहले भी फंक्शन देखा होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा था, एफ ऑफ थीटा प्लस टी इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ थीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, आर्गुमेंट था। इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने से इस थीटा के किसी भी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही चीज हम करते हैं, जो एक्स टी प्लस जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, 2π/ओमेगा हमने मान लिया। तो देखिए क्या होगा, तो यही एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे तो √2 है, तो √2 हमने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे क्या है हमारे पास, साइन, अब यहां पे ओमेगा है तो ओमेगा लिख दिए। टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म को हम लिखेंगे, ये कहीं ना कहीं तो पूरा मेरा एक्स ऑफ टी ही तो है। ये हमने क्या लिखा था, एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास क्या है, टी है, टाइम इंटरवल है, सॉरी टाइम इंटरवल तो 2π/ओमेगा है, यानी कि ये पूरा टर्म कहीं ना कहीं हमें फंक्शन ऑफ क्या दे रहा है, टी। तो यानी कि जो ओमेगा है, और इस टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्या है हमारे पास, साइन ओमेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा खिचड़ी ना पके, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये तो हमने आपको बस समझाने के लिए लिखा था, यानी कि एक्स टी प्लस 2π/, अगर हमने यहां पे क्या लिख दिया, ओमेगा, यानी कि टाइम इंटरवल का वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो t लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π/ओमेगा, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास √2, और ये यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 2π/ओमेगा प्लस π/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं, √2 साइन ओमेगा टी प्लस, अब देखो जब हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2π, क्योंकि ओमेगा इंटू 2π अपन में ओमेगा 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 कैंसिल आउट होगा, क्या सिंपली 2π प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, π/4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 साइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज हम इसको लिख सकते हैं सिंपली ओमेगा टी प्लस π/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने वाला बात है कि सर आप √2 साइन ओमेगा टी प्लस 2π प्लस π/4 को आपने ओमेगा टी प्लस π/4 कैसे लिख दिया। तो आपको मैंने बताया था एफ ऑफ थीटा प्लस टी हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट है, इंटरवल है, तो यानी कि हर एक 2π के बाद ये अपने इंटरवल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट मीन्स ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो किसका है, यानी कि ये ओमेगा टी प्लस π/4। अब यहां पे गौर कीजिए, साइन देखिए √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, यहां पे भी क्या आ गया, यानी कि आप इसको सिंपली लिख भी सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सिंपली √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। तो जो √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4 है, इसको हम कहीं ना कहीं क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, जो कि एक्स ऑफ टी प्लस 2 पाई बाय क्या है? ओमेगा। तो अब सिंपली देखिए एफ ऑफ थीटा प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो कहीं ना कहीं 2 पाई बाय टी मेरे पास क्या दे रहा है? आर्गुमेंट है, यानी कि इंटरवल है। इसी 2 पाई बाय ओमेगा के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि ये पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन इसका पीरियड क्या है? तो पीरियड हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा। तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं नीचे का पोर्शन रब कर देता हूं। Hence, the function x of t, जिसको कि मैंने क्या माना? साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी बी द पीरियोडिक फंक्शन, बी द पीरियोडिक function with the time period of टाइम पीरियड हमारे पास देखो x ऑफ टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा बाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम कितना हो गया? टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा। तो यानी कि यहां पे जो हमारे पास क्या पूछा था? पीरियड ऑफ ईच केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो इसका पीरियड हमारे पास कितना आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा। यानी कि ये जो 2 पाई बाय ओमेगा है, यही 2 पाई बाय ओमेगा हमारे पास क्या आ गया? टी आ गया। यही क्या आ गया हमारे पास? टी आ गया, पीरियड आ गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। दूसरा पार्ट देखिए, अब मैं इसको रब करता हूं। अगला पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास बी पार्ट, इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी क्वेश्चन जो है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, इसको भी हमें प्रूफ करना है कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है। अगर है तो फिर हमें इसका क्या निकालना होगा? पीरियड निकालना होगा। तो मैं मानता हूं लेट द फंक्शन, लेट द पीरियोडिक फंक्शन बी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया? साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस हमारे पास क्या है? साइन 4 ओमेगा टी। क्या हमारे पास है? साइन 4 ओमेगा टी। तो आराम से हम इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। देखिए कैसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? पीरियड निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ साइन ओमेगा टी बी द periodic function with the period of इसका पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय टी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टी बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 पाई बाय ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी बी द पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ। तो हमें इसका चेक करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 100% हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ये सिर्फ क्या है? ओमेगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2 पाई, ओमेगा के जगह अगर मुझे लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? फर्दर 2 पाई बाय टी। हमें तो ये टी निकालना था,
तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ये टी ऊपर चला जाएगा, सिंपली टी निकल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, यानी कि हम ये लिख सकते हैं जो साइन ओमेगा टी है इसका पीरियड कितना आ गया, पीरियड ऑफ टी हो गया, पीरियड ऑफ क्या हो गया, टी। उसी तरह से दूसरा फंक्शन हम किसको लेते हैं, कॉस ओमेगा टी को। अगेन हमारे पास क्या रहा है, कॉस टू ओमेगा टी बी द पीरियोडिक फंक्शन with the पीरियड ऑफ, अब इसका पीरियड क्या होगा, फिर वही चीज 2 पाई बाय क्या आएगा, ओमेगा। तो ओमेगा के जगह यहां पे वैल्यू कितना है, 2 ओमेगा। तो यहां पे देखिए 2 पाई, 2 ओमेगा के जगह फिर क्या लिखोगे, 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई कट गया, ये टी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, टी बाई 2। यानी कि जो हमारे पास कॉस ओमेगा टी है इसका पीरियड कितना है हमारे पास, टी बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पार्ट जो है हमारे पास इसी एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास, अब हम किसको देखेंगे, साइन 4 ओमेगा टी। अगेन फिर क्या हो गया, साइन 4 ओमेगा टी बी द पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ, फिर इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय क्या होता है, टी, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ओमेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 4 इंटू ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टी। अब देखिए ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये सीधे टी बाई कितना हो गया, 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओमेगा की जगह तो हम 2 पाई बाय टी लिखेंगे, 4 है तो हमारे पास, यानी कि एक तरह से हमने देखा कि जो इस क्वेश्चन में ये साइन ओमेगा टी था इसका जो पीरियड था वो टी था, जो कॉस 2 ओमेगा टी था इसका पीरियड हमारे पास टी बाई 2 था, जो साइन 4 ओमेगा टी था इसका पीरियड हमारे पास कितना आ गया, टी बाई 4। तो आपको दिख रहा है टी बाई 2, टी बाई 4, दिस वी हैव लाइक ए पीरियोडिक फंक्शन, और इसका कोरस्पॉन्डिंग पीरियड भी क्या है, टी बाई 2 और टी बाई 4। तो आई होप इसके जरिए आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।